70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो? अरे मसूदी साहब, जरा सच बोला करिए। आप तो जज हो, सब कुछ पढ़ते हो। सभी अकॉर्ड निकाल कर दीजिए। किसी को अलग संविधान नहीं दिया है। अम्बेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। तो नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जम्मू कश्मीर पर शाह का हिसाब आज पूरा दे दिया गया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के भीतर आज जम्मू कश्मीर पर अपना जवाब दिया है। तमाम सवाल जम्मू कश्मीर पर पूछे जा रहे थे, तो अमित शाह यानी कि गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया कि 70 साल वर्सेस 17 महीने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 70 साल के जो लोग हैं वो अपना हिसाब नहीं दे रहे हैं और 17 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। हालांकि तमाम बातों का जिक्र अपने संबोधन, अपने भाषण, अपने जवाब में गृह मंत्री ने कर दिया। बताया कि आखिर जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए क्या करने वाली है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा आखिर मिलेगा, कब मिलेगा। तमाम बातों का जिक्र आज गृह मंत्री करते हुए नजर आए, लेकिन उसका जवाब जो गृह मंत्री ने दिया है उसको लेकर विपक्ष ने भी तमाम सवाल पूछे। तफसील से बातचीत होगी, सवाल जवाबों का सिलसिला हम भी शुरू करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए, समझिए आज लोकसभा में क्या हुआ। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए 17 महीने हो गए हैं। इन 17 महीनों में सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए क्या किया, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, बल्कि सदन में विपक्ष ने ये सवाल सरकार पर दागे। सरकार ने जवाब तो दिया, लेकिन ये भी पूछ लिया कि 70 सालों में आपने क्या किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 70 साल आपने देश की बागडोर संभाली। पहले आप बताएं कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आपने क्या किया। मगर भाई 17 महीने हुए, धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। एक साल लगभग सब कुछ बंद रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने 70 साल में जो काम नहीं किया वो मोदी सरकार ने 17 महीने में कर दिया। जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला पंचायत के निष्पक्ष चुनाव कराए गए। ये चुनाव बंदूक के दम पर नहीं, वोट की ताकत पर पूरे हुए। ग्रामीण विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए सीधे पंचायतों के खाते में डाले गए हैं। कि धारा 370 से क्या मिला, इसका हिसाब वजीर दाखिला दे, गृह मंत्री दे, तो ठीक है भाई, आपने कहा है तो मैं दे ही देता हूं। सबसे पहला काम हमारी सरकार आने के बाद वहां पंचायती राज का पुनर्स्थापना हुआ है, शुरुआत हुआ है। पुनर्स्थापना शब्द ठीक नहीं है। जब इस देश का संविधान लिखा गया, संविधान लिखने के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने जब संविधान का एडिटिंग का भी काम समाप्त हो गया है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था साहब, इस देश के लोकतंत्र को, वो वाक्य को सुवर्ण अक्षर में मंडित कर डॉक्टर आंबेडकर के वाक्य को रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, राजे अब रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे, गरीब दलित पिछड़ों के वोट से पैदा होंगे। 21 विषय पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के 21 विषयों को पंचायतों के हवाले कर दिया गया है और लगभग 1500 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों का विकास का रास्ता प्रशस्त किया। मध्याह्न भोजन योजना उनको सौंपी गई, आंगनवाड़ी उनको सौंप दिए गए, ICDS पंचायतों को सौंप दिया गया और मनरेगा का काम का मॉनिटरिंग उनको सौंप दिया गया। और एक अभी जो निर्णय करा है LG साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने खनन का अधिकार भी
पंचायती राज संस्थानों को दे दिया, इसमें हिस्सा भी देश में कहीं नहीं है। इससे वो आत्मनिर्भर होंगे, अपने गांव का विकास करेंगे। सदन में जम्मू कश्मीर पर हिसाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि पिछले 17 महीने में प्रदेश के विकास के लिए 18,000 कार्यों को मंजूरी दी गई। ये वो काम है जिनसे प्रदेश के ग्रामीण विकास का बुनियादी ढांचा सुधरेगा। पंचायत को सशक्तिकरण करने का और प्रत्यक्ष रूप से जो वहां 2 बार ये अभियान चला, उसमें से लगभग 20,000 छोटे मोटे काम आए हैं, जिसमें से 18,000 कामों को स्वीकृति दे दी गई। कहीं पुलिया बनानी थी, कहीं जोड़ता हुआ रोड बनाना था, कहीं तालाब के अंदर तालाब तो था मगर पानी जाने के रास्ते भर गए थे, कहीं तालाब को सफाई करने की व्यवस्था नहीं थी, कहीं कूड़ादान नहीं था, कहीं बिजली का खंभा था, तार चोरी कर गए थे। ऐसे 20,000 से ज्यादा काम ढूंढे गए और 18,000 कामों की स्वीकृति दे दी है और वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। यही नहीं, सदन में सरकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पिछले 17 महीने में 3,400 मेगावाट बिजली उत्पादन का काम शुरू हो चुका है। 3 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पिछले 70 साल में बिजली नहीं मिली थी। उनको सरकार ने 17 महीनों में बिजली देने का काम किया। सिर्फ 17 महीने में, 70 साल में 3504 और 17 महीने में 3490 मेगावाट का काम शुरू कर चुके हैं। एक बाजू आपकी 4 पीढ़ी ने जो काम किया है वो हमने 1.5 साल के अंदर काम किया है। 1.5 साल के अंदर सबके लिए बिजली बन तो जाएगी, पहुंचेगी कैसे? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन गांव तक होना चाहिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाद में घर तक होना चाहिए। इसलिए हमने सौभाग्य के तहत जम्मू कश्मीर के 100% लोगों को घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर दिया है, कर चुके हैं माननीय। और 3,57,405 ऐसे लोग थे जिनको 70 साल से बिजली नहीं मिली थी, ये 17 महीने में बिजली देने का काम किया गया। ये तो वो काम थे जो सरकार ने पिछले 1.5 महीने में किए। अब बात उस रोड मैप की करते हैं जो आने वाले 2 साल में होगा। साल 2021 से 2022 में कौन कौन से काम प्रदेश में होंगे, इसकी भी एक लिस्ट तैयार की गई है। इसकी जानकारी भी अमित शाह ने संसद में दी। तो 54 में से 28 परियोजनाओं को पूरा करने का काम हमने कर दिया है। IIT जम्मू ने अपने परिसर में काम कर दिया है, शुरू कर दिया है। दोनों एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है। अर्ध रिंग रोड जम्मू को 2021 में हम पूरा कर देंगे। 8.45 किलोमीटर की बनिहाल सुरंग को इस साल खोलने की योजना है। और सबसे बड़ी बात है, पीयूष भाई यहाँ बैठे हैं, 2022 में हम रेलवे से कश्मीर को, घाटी को जोड़ने का काम भी समाप्त करेंगे। दादा 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, वो आपको मालूम होना चाहिए। सरकार बता चुकी है कि जम्मू कश्मीर के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश के लोगों को हर सुविधा देंगे जो पिछले 70 सालों में नहीं मिल पाई। जम्मू कश्मीर में विकास होगा, वादियों में बहार आएगी और सरकार चुनने में जनता की भागीदारी होगी। सवाल तो ये भी आता है कि क्या वास्तव में विकास का जो रोड मैप सदन में रखा गया वो धरातल पर हुआ है। न्यूज डेस्क JK24/7 न्यूज। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो। अब गृह मंत्री अमित शाह ने जब जवाब दिया तो जाहिर तौर पर इस पर भी प्रतिक्रिया देना लाजमी था। विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई उसको सुनिए जरा। As far as we are concerned, statehood is fine, but our main mudda is restoration of Article 370 and 35A, which has been given to us and it's enshrined in the Constitution of India, given to the people of Jammu and Kashmir through the Constituent Assembly of India, to the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, rectified by the Parliament of this country. Statehood is all right, but without 370 and 35A, I will request and I will, through your channel, if I am talking directly to our Honorable Home Minister Amit Shah ji, Kashmir, Jammu and Ladakh is looking forward to restoration of 370 and 35A. And
Development is a separate issue. Our constitutional rights are a separate issue. And whatever we are talking about is under the parameters, within the parameters of the Constitution of India. And I will once again say that 370 and 35A will have to be restored at any cost. तो गृह मंत्री का जवाब जाहिर तौर पर ऐसा था, तमाम मुद्दों को उन्होंने छुआ है और जिन सवालों को पूछा गया विपक्ष की ओर से उनका जवाब देते हुए नजर आए गृह मंत्री। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शाह ने एक तरह से हिसाब दिया है जम्मू कश्मीर का। लेकिन इन सब के बीच में आज इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फिरदौस टाक साहब जुड़ेंगे कुछ देर के बाद पीडीपी का पक्ष रखने के लिए। उससे पहले दानिश इकबाल हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। भूदेव शर्मा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। स्वागत आपका भूदेव साहब, दानिश इकबाल आपका भी, और राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। स्वागत है राकेश जी आपका भी। भूदेव शर्मा साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। गृह मंत्री ने जो जवाब दिया है, कितने संतुष्ट हैं आप? जिन्होंने आज बोला है कि 60 साल में उन्होंने क्या किया है, 70 साल में क्या हुआ, इसके बारे में मैं सबसे पहले एक बात बता दूं सर कि जब 370 को उठाया गया 5 अगस्त को, तो उन्होंने 50,000 से अधिक रोजगार देने की बात की थी, लेकिन आज तक वो रोजगार नहीं दिए गए। इतने नेताओं को जेल में डाला गया, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसा लगता है कि जब से 370 को उठाया गया है तब से लेकर आज तक वहां एक लॉकडाउन लगा हुआ है। वहां पे स्कॉलरशिप की बात करते थे, पिछले लगभग 1.5 साल होने को है, न किसी को रोजगार मिला है, न स्कॉलरशिप मिली है। और सर ये रिपोर्ट ये है, मीडिया रिपोर्ट ये है कि वहां पे आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। तो सर आप जो 7 साल का हिसाब दे रहे हो, जो पिछले 1.5 साल का, तो उसमें ये भी बताइए कि जो आप रेलवे को जोड़ने की बात कर रहे हो, ये कटरा तक रेल पहले ही जा चुकी है। 70 साल में कितना काम हुआ है इसके बारे में पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप अपने 1.5 साल का वो हिसाब दीजिए जो पिछले 1.5 साल से जम्मू कश्मीर पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। एक राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, वहां पे लोगों को घरों में बंद कर दिया, इंटरनेट को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद पिछले 7 महीने से आप कोई भी याचिका जो दायर की गई उनका जवाब नहीं दे रहे हो। तो सर इसका जवाब भी अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए था। ठीक है, दानिश इकबाल, आपने भूदेव शर्मा को सुना। उन्होंने कहा कि तमाम बातों का जिक्र अमित शाह जरूर करते नजर आए, लेकिन असल बातों को छुआ ही नहीं उन्होंने। ट्रेन तो पहले ही पहुंच चुकी है कटरा तक, ये कह रहे हैं, पिछले 70 सालों में। और आप कह रहे हैं कि 70 सालों का हिसाब अगर आप देते तो 17 महीने का हिसाब नहीं मांगना पड़ता आपको। देखिए, ये जो बेचैनी है, जो परेशानी है, ये कांग्रेस के मित्रों का, ये विपक्ष का, ये हम समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये पंचायती राज की स्थापना की भारतीय जनता पार्टी ने, और देखिए विकास के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों में जो विश्वास बनाना था, उस विश्वास को बनाने में भी सरकार जो है कामयाब हुई है। पंचायती राज की स्थापना कर करके जहां पे 0.5 और 1% वोटिंग होती थी, वहां पे कुछ सप्ताह पहले पंचायती राज के चुनाव में लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में 90% लोगों ने वोटिंग की है। लोग बाहर निकले हैं, लोगों ने जो है मतदान किया है। तो ये दर्शाता है कि वहां की जनता का जो विश्वास है सरकार के प्रति और इस भारत के प्रति, वो जग जाहिर है। तो इसलिए ये परेशानी इनकी समझ में आ रही। देखिए, आज वहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर 3650 सरपंच जो है निर्वाचित हुए हैं, 33,000 से ज्यादा पंच निर्वाचित हुए हैं। तो क्या ये जो है बिहार, गुजरात और बंगाल से आकर के निर्वाचित हुए हैं? ये तो जम्मू कश्मीर के हमारे आ रहा हूँ भूदेव साहब, आ रहा हूँ अभी ठीक है, दानिश इकबाल ने अपना पॉइंट रखा है। बिल्कुल, मुझे एक चीज बताइए, राकेश कुमार परमार साहब, आपको क्या लगा है जो जवाब दिया गया है गृह मंत्री के जरिए? एक तो आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी का ठीक प्रश्न था कि 70 साल में अगर 70 साल जम्मू कश्मीर आज वाली स्थिति होती तो वहां के कामगारों का मिनिमम वेजेस मिलता, वहां ST के अंतर्गत सुविधाएं मिलती, और भी कई विकास योजनाएं जो वहां पर एक स्पेशल स्टेटस की वजह से प्रतिबंधित था, वो पहुंचा। देखिए, 17 महीना में आप कायाकल्प नहीं कर सकते। अच्छा, जैसा कि कांग्रेस के मित्र ने कहा कि आपने जेलों में बंद किया है, वो लोग जेल में किनको बंद किया है? वो लोग बंद किए गए हैं जो इस व्यवस्था में खलल डालते, वो राजनीति के नाम पर
आज 90% मतदान इसलिए हुआ है कि उसमें से 90% लोग जेलों में बंद है जो इस व्यवस्था में खलल डालते, क्योंकि हमने लोकसभा में चुनाव में देखा है, विधानसभा तो चुनाव में देखा है। राकेश कुमार परवार, आप इस बात को मान रहे हैं कि अगर किन्हीं जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े नेताओं की नजरबंदी की गई तो वो सही किया गया था? अभी देखिए, कुछ दिन तक उनकी नजर, देखिए राजनीतिक व्यवस्था में अगर आप खलल डालेंगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। उत्तर प्रदेश, बिहार में लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं। कोई आदमी घोटाले में गिरफ्तार होता है, किसी आदमी को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जाता है भाई कि आपके वजह से चुनाव प्रभावित होगा। तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों में विश्वास जमा पैदा करने के लिए कि अब हम सब एक है, इसके वजह से उन लोगों का कुछ दिन तक नजरबंद होना जम्मू कश्मीर के हित में है। और अगर जम्मू कश्मीर के हित में है तो उनका नजरबंदी उचित है। भूदेव शर्मा साहब, राकेश जी भी ये कह रहे हैं, दानिश इकबाल भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और गृह मंत्री ने भी कह दिया है साफ तौर पर कि अगर 70 सालों में हुआ होता तो अभी नहीं हमें करना पड़ता, और 370 को अगर हमने खत्म किया, हमने उसको लेकर काम किया और उसके बाद हालांकि लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, और बावजूद उसके बेहतर काम चल रहा है वहां पर, ये गृह मंत्री कह रहे हैं। सर, जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि वहां पे पंचायत चुनाव कराए गए, क्या किसी भी लोकतंत्र में वहां के सभी नेताओं को जेल में बंद करके चुनाव कराना कहां तक सही है? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां पे 600 से अधिक लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि किस आधार पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, लेकिन 7 महीने तक ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता पाए कि आखिर इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। ठीक है सर। सर, ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों में विश्वास बढ़ा है। सर, वहां की रिपोर्ट ये कहती है कि कश्मीर के लोगों में अविश्वास बढ़ा है। जो लोग दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में, भारत के दूसरे शहरों में रहकर के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, उनको ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटा जा रहा है। इससे अविश्वास में वृद्धि हो रही है। सर, इनका कहना था कि वहां पे चलिए ठीक है, हमारे साथ फिरदौस साहब जुड़ गए हैं, फिरदौस काट साहब जुड़ गए हैं, पीडीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरदौस जी, ठीक है, आ रहा हूं भूदेव साहब आपके पास, फिर से आ रहा हूं। फिरदौस साहब, आवाज आपको मिल रही है, स्वागत आपका, और बताइए जरा कैसा लगा आपको गृह मंत्री का जो जवाब था? देखिए, ये बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी जिसे हम कहते हैं, इनसे झूठ और झूठ के परिंदे के अलावा शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं भी नहीं, न रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम की, न इस मुल्क के आवाम की। जितनी भी तकरीर आज गृह मंत्रालय से ऐवान में हुई, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग शर्मिंदा तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि इस मुल्क के लोगों को भी आंखें खोलनी चाहिए और समझना चाहिए कि झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है? काले कारनामों और काले करतूतों को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी स्पीच में जम्मू कश्मीर में बैट और क्रिकेट बैट और फुटबॉल को वो डेवलपमेंट और अचीवमेंट मानते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि हमने हर घर में यहां पे बैट दिया और फुटबॉल की किट दी। अमित शाह जी से कह दीजिए, रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम इतनी गैरतमंद है और इतना सम्मान रखती है, वो बता दे हमें गुजरात में कितने बैट और कितने फुटबॉल चाहिए उनको, अगर उसको डेवलपमेंट का नाम देना है। 99% स्कीम जो अमित शाह जी ने आज कोट की है, 99% स्कीम, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, बिजली के प्रोजेक्ट्स हो, या हाईवे हो, रेलवे हो, या जो भी प्रोजेक्ट, चाहे एम्स की बात की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात की, 99% स्कीम जो है वो पिछली गवर्नमेंट्स के दौर में सैंक्शंस हुई, उनमें फंडिंग हुई और वो चल रही हैं प्रोजेक्ट। आज ये पुरानी गवर्नमेंटों की जो अचीवमेंट्स है उनको अपने खाते में डालकर रियासत जम्मू कश्मीर दानिश इकबाल, मुल्क की आवाम सवाल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लोगों को मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं बीजेपी से सवाल का जवाब ले रहा हूं। फिरदौस साहब, मैं जवाब ले रहा हूं। ये कहते हैं कि यहाँ पे पंचायत इलेक्शंस करके इन्होंने अचीवमेंट की। इनको पूछिए कि यहाँ की राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं के साथ उन्होंने बात करना तक बंद कर दी है। यहाँ के दानिश इकबाल जवाब दीजिए, दानिश इकबाल जवाब दीजिए, दानिश इकबाल जवाब कर रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, दो विषय बहुत साफ है, दो विषय बहुत ही साफ है। ये जो झुटला ले, ये जो आरोप लगा ले, एक चीज आप समझ लीजिए, अभी आपके नेता को भी सुन रहा था
कभी भी धारा 370 वहां से जो है अब जो है दोबारा स्थापित नहीं होने वाला है। आप इस बात को कान खोलकर समझ लीजिए। आपकी जो रणनीति है, आप जिस राजनीति पे राजनीति कर रहे हैं वो अब होने वाला नहीं है। आप कितना भी आरोप लगा लीजिए, कितना भी जवाब दीजिए ना कश्मीर की जनता को। ये सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। पार्लियामेंट में बयान दिया, क्या वो झूठ था या नहीं था? आप 370 की बात भूल जाइए। आप सिर्फ ये बताइए कि जो 99% मैं जवाब दे रहा हूं, आप रोकिए। देखिए ऐसे डिबेट नहीं होगा, ठीक है, डिबेट नहीं होगा। जब रुकिए, सिर्फ ये बात बोलिए, फिरदौस एक मिनट रुकिए जरा, फिरदौस रुकिए, फिरदौस मैं सवाल का जवाब ले रहा हूँ। दानिश इकबाल रुकिए, फिरदौस रुकिए जरा, फिरदौस रुकिए, दानिश इकबाल सवाल का जवाब दीजिए। जो भी सुनिए जरा, रुकिए फिरदौस रुकिए जरा, फिरदौस रुकिए। दानिश इकबाल सवाल ये सुनिए, दानिश इकबाल सवाल ये है, जो भी आप परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं, जिस भी बात का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2021 और 22 तक वो अचीवमेंट हो जाएंगे, लेकिन फिरदौस ये कह रहे हैं बहुत सारी तो ऐसी हैं जो पिछले सरकारों की रही हैं और तब से चलती हुई आ रही है, उसको अपना नाम दे रहे हैं। 99% तो जवाब तो ले लीजिए, दीजिए जवाब सुन लीजिए प्लीज। मेरी जो है गुजारिश है आप सभी से कि आप अपने अपने टर्न में बोले, जब मैं बोलूं तो जवाब दीजिए उससे। जी देखिए, दो विषय है। एक तो ये कि आप जो 70 सालों तक जो संविधान में टेम्पोररी शब्द का इस्तेमाल था, उस पे आप आज 17 महीने हुए हैं हमें वहां पे जो है सवाल का जवाब ये नहीं है। सवाल का जवाब ये नहीं है। आपने नया क्या दिखाया? आप 70 सालों को भूल जाइए। आप सिर्फ ये वही कि अमित शाह जी ने अपने बयान में आज जो स्कीमें गिनवाई हैं, जो डेवलपमेंट वर्क एक प्रोजेक्ट बताइए हो, सिवाय इसके उन्होंने कहा मैंने कश्मीरियों को बैट, क्रिकेट बैट और फुटबॉल किट। अरे फिरदौस साहब रुकिए जरा, दानिश रुकिए। फिरदौस साहब, अगर आपको इतनी ही चिंता है कि गृह मंत्री ने एक भी ऐसी बात नहीं बोली जिसमें हमें ऐसा लगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, तो फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं बोले लोकसभा के भीतर? गृह मंत्री पूरा बयान दे गए। फारूक अब्दुल्ला साहब वो शख्स जो जम्मू कश्मीर की रियासत में एक बड़ा चेहरा माना जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो शांत बैठे हुए थे। सर ये आपको फारूक साहब से सवाल पूछना पड़ेगा, ये आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछना पड़ेगा। आप लोग एकजुटता की बात करते हैं ना सर, आप पीडीपी से हैं, सुनिए फिरदौस साहब, लेकिन आप लोग एकजुटता की बात करते हैं ना सर। बात करूंगा नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप ये नहीं कहते हैं फिरदौस साहब, रुकिए आ रहा हूँ भूदेव साहब, आ रहा हूँ मैं आपके पास, भूदेव साहब आ रहा हूँ। फिरदौस साहब मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। नहीं, झूठ का पुलिंदा है, लेकिन आप लोग दम भरते हैं ना सर। दानिश रुकिए जरा, जम्मू कश्मीर के पंचायतों को हमने अधिकार दिया, बजट दिया, 1500 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में दिया ताकि जम्मू कश्मीर का विकास हो सके। 50,000 परिवारों को हमने स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया, 10,000 युवाओं को हमने रोजगार योजना में कवर किया, 6,000 ऐसे डिबेट नहीं होगी फिरदौस साहब और दानिश साहब, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। सुनिए जरा, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि एक सार्थक बहस हो जाए, उनको समझ में आए। मुझे दानिश एक सवाल का जवाब दीजिए, रुके मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, भूदेव साहब आ रहा हूं मैं आपके साथ, मैं आपके पास आ रहा हूं। दानिश सवाल का जवाब हमें दीजिए। आप कह रहे हैं एक अच्छा वक्त आएगा, सही वक्त आएगा जब पूर्ण राज्य की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, बेहतर स्थिति हो जाएगी, तब हम चीजों को और ज्यादा बेहतर करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। वो अच्छा वक्त, वो सही वक्त कब आएगा आपके मुताबिक? सही वक्त की डेफिनेशन आप लोग क्या दे रहे हैं? क्या अभी जम्मू कश्मीर का वो सही वक्त नहीं है? 10 सेकंड दीजिए विदाउट इंटरप्ट, मैं आपको समझा देता हूं। 10 सेकंड दीजिए। जो ये कह रहे हैं कि जो है धारा 370 हटने के बाद हमने क्या किया, मैं बता देता हूं। 10 सेकंड दीजिए। सवाल होता है उसका जवाब देते नहीं है आप। बताता हूं मैं, उसी का जवाब दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर के पंचायतों को हमने अधिकार दिया, 1500 करोड़ रुपए सीधे बैंक में दिए ताकि जम्मू कश्मीर के गांव का विकास हो सके। जम्मू कश्मीर के 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा में हमने कवर किया। 10,000 युवाओं को हमने ये गृह मंत्री बोल चुके हैं, लेकिन जमीन पर जाके देखिए ना सर, जमीन पर जाके देखिए ना। ठीक है,
वहाँ के दानिश इकबाल जो हमने वादा किया था कि 44,000 कश्मीर दानिश इकबाल फिरदौस का सवाल यही है। हमने उनको दानिश इकबाल फिरदौस का सवाल यही है, राशन दे रहे हैं। फिरदौस साहब का सवाल यही है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो परियोजनाओं का बात कर रहे हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं वो पहले की हैं, उनमें से बस आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए राकेश जी क्या पॉइंट आप रेज करना जा रहे हैं? आ रहा हूँ दानिश आ रहा हूँ आपके पास, दानिश आ रहा हूँ, राकेश जी, हसन साहब मैं फिरदौस जी आ रहा हूँ, फिरदौस जी आ रहा हूँ आपके पास, फिरदौस जी आ रहा हूँ, दानिश रुकिए, फिरदौस रुकिए, राकेश जी। अब्दुल जी मुझे भी 1 मिनट दीजिए। आऊंगा बुधेश जी, राकेश जी के बाद आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी। दानिश भाई ने जवाब नहीं दिया फिरदौस जी के बातों का। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो फिरदौस जी के जो बैकटॉप है ना, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। जो बैकटॉप के सामने बैठे हैं, मैं उम्मीद किया था कि उसका कुछ असर उनके पास जरूर होगा, लेकिन उनके वक्तव्यों में उस बैकटॉप का असर नहीं रहा। मुझे इस बात का अफसोस है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा फिरदौस भाईजान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा झूठी पार्टी है, अभी तक गलबहिया करके दोनों लोगों ने सरकार बनाया था। उनकी बात को माने कि ये पहले वाली सरकार की है तो भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की मिली हुई सरकार की, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही योगदान है। उस योजनाओं को अगर वो कह रहे हैं कि वो पहले वाली सरकार की योजनाएं हैं तो वो भाजपा की ही योजनाएं हैं। तीसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो हमारा मुद्दा है गृह मंत्री के आज बयान पर 70 महीना बनाम 70 साल। देखिए क्या है, चुनाव में गुफरान गैंग ने पूरा, मैं उसको गैंग के लिए क्षमा नहीं चाहूंगा आपसे, उस सारे लोग इसमें भाग लिए, सब एक होकर के लड़े। अगर आपको लग रहा था कि फेयर खेल नहीं है, चुनाव में लोग बंद किए गए हैं तो बैठक कर देते। आप कह देते कि बारे मेरे सारे लीडरान जेल में बंद है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आप चुनाव में बहिष्कार कर देते। ठीक है, फिरदौस साहब इसका जवाब देंगे। बुधेश साहब के पास जा रहा हूँ मैं, बुधेश साहब के पास बहुत देर से नहीं गया। ठीक है राकेश जी, मैं फिरदौस जी से जवाब लेता हूँ, फिर बुधेश जी के पास आ रहा हूँ। बुधेश जी अपना सवाल कीजिएगा, फिरदौस साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं दोनों जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी बात कभी, सर एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन भूमिका ऐसी, मेरे को मत पार्टी में ज्वाइन कराइए अभी। भूमिका ऐसी लग रही है आप जिसके आपसे पहले शायद भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे। मैं कह रहा हूं उनकी भी बात का जवाब दूंगा। और वैसे भी आज जर्नलिस्ट और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है राकेश जी। मैंने जिंदगी के 20 साल जर्नलिज्म में दिए हैं, इसलिए मुझे मालूम है वक्त कैसा चल रहा है। देखिए, जैसे दानिश जी ने कहा कि पंचायत के चुनाव करा दिए, तो पहली बार नहीं है जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्ट पैसा जो है वो पंचायतों के अकाउंट्स में डाला है। आपको बता दूं कि आज भी पंचायत में जो स्कीम पंचायत के थ्रू इंप्लीमेंट हो रही है वो नरेगा और 14 FC अब खत्म हो चुका है, 15 फाइनेंस कमीशन का अवार्ड हो रहा है। तो यही दो स्कीमें पहले रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू गांव में इंप्लीमेंट की जाती थी। अब पंचायत मतलब सरपंच जो है वो उसका ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर है, वो उसके पास है। तो बीडीओ से पावर चेंज करके आपने पंचायत में दे दी, तो इससे ज्यादा बड़ा कमाल आपने नहीं किया। उसके अलावा राकेश जी का ये कहना कि यहां पे पंचायत इलेक्शंस हुए, आपने भागीदारी की, लोग बढ़ चढ़ के सामने आए, अगर आपको चाहिए था तो आप बाइकआउट कर लेते। राकेश जी, जम्मू कश्मीर में 80% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो रिश्तेदार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रिलेटिवली जो उन्होंने किंग पार्टियां यहां पे बनाई है, उनके खिलाफ मैंडेट दिया है। आज उसी मैंडेट का गला घोट के जिस तरह से ये दोनों जमातें जो है खरीदो फरोख्त करके डीडीसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना रही हैं। अच्छा। 84 और 87 की जो रिगिंग जम्मू कश्मीर में हुई, उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और याद रखिए हसन साहब, ये बात आप नोट करके रखिएगा, आज जो डेमोक्रेसी का कत्ल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका खामियाजा आने वाली जनरेशन को जो है जम्मू कश्मीर में उठाना पड़ेगा। और ये मुल्क के हित में पॉइंट आया आपका। बात सुन लीजिए,
सर हमारे गृह मंत्री जी और जो मेरे अजीज मित्र अभी बोल रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, ये एक उसी तरह होगा जैसे ये पिछले 70 साल में जो हमारा भारत प्रोग्रेस कर रहा था, आज इकोनॉमी में हम अपने पड़ोसी देशों से पीछे चले गए ग्रोथ रेट में। आपके 70 सालों में जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी आप उठा के देखिए, आपके सारे पैरामीटर्स उठा के देखिए, आपके भारतीय जनता पार्टी और आपके नरेंद्र मोदी के गुजरात से ज्यादा जम्मू कश्मीर के पैरामीटर ज्यादा इंप्रूव है। चाहे यहाँ के सड़कें हो, चाहे यहाँ के अस्पताल हो, चाहे यहाँ की इकोनॉमी हो, चाहे यहाँ का टैक्स कलेक्शन। दानिश इकबाल, ठीक है, मैं इस सवाल को एक आगे ले जा रहा हूँ। दानिश इकबाल, आ रहा हूं मैं आपके पास। बुदेव आपका पॉइंट आ गया, बुदेव आपका पॉइंट आ गया। दानिश इकबाल एक सवाल, देखिए सवाल एक जहन में हर किसी के, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप खाका 2022 का तैयार कर रहे हैं, 2021-22 तक के लिए आप कह रहे हैं तमाम एम्स का जिक्र हो, आईआईटी का जिक्र हो, या फिर तमाम सड़कों का जिक्र हो। रुकिए बुदेव रुकिए जरा, बुदेव साहब रुकिए। दानिश इकबाल, मतलब ये हम साफ समझे कि 2022 से पहले जम्मू कश्मीर में हम स्थिति सामान्य नहीं देख सकते, चुनाव अभी नहीं दे सकते हम? देखिए, अभी की जो स्थिति है, स्थिति बिल्कुल अच्छी है। ये दर्शाता है वहां पे लोगों का घर से बाहर निकल करके बड़ी तादाद में वोटिंग करना, ये दर्शाता है। अगर ये स्थिति सही है तो आप कह रहे हैं, गृह मंत्री का ये बयान है कि पूर्ण राज्य के लिए हम बेहतर स्थिति की बात कर रहे हैं। पूर्ण राज्य का एक सही वक्त आएगा, सही वक्त कब आएगा? वो सही वक्त कौन सा है? दानिश इकबाल, सही वक्त बताइए कौन सा है वो? हम सर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के विषय को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए, गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए और जो गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए और बहुत ही जो है इस विषय को संवेदनशीलता से लेनी चाहिए। देखिए, जम्मू कश्मीर के विषय को 17 महीनों के अंदर जो परियोजनाएं हमने शुरू की हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, आज आईआईटी में जम्मू कश्मीर में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, एम्स का निर्माण शुरू हो चुका है, रेलवे का काम गुवाहाटी में शुरू हो चुका है। तो जो सही वक्त आपने 3000 लोगों के खिलाफ पीएसए लगा दिया, आपने 3 जगह पर करा दिए, आपने यहाँ के हर राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता के खिलाफ पीएसए लगा दिया, आपने ईडी की रेड करवा दी, आपने इनकम टैक्स लगवा दिया, खत्म कर दी। आप पिछले 2 सालों से कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और कश्मीर सिविल सर्विस के एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा पाए। देखिए एक बात की इस बात को तय, जरा रुकिए, कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आपने इनिशिएट क्या किया, ये बताइए जरा। आप कह रहे हैं कि 2021 और 22 तक हम ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर देंगे। आपने शुरुआत कौन से प्रोजेक्ट्स की है, जरा गिनाइए सर, हम जानना चाहते हैं। इनिशिएट कौन सा किया? जम्मू कश्मीर जानना चाहता है कि वो कौन सा इनिशिएट आपकी तरफ से किया गया, सरकार की तरफ से। देखिए, 17 महीने में पीएमडीपी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने 800 करोड़ रुपए की धनराशि वहां भेजी। 70 परियोजनाएं अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं और 2022 तक 39 परियोजनाएं और कंप्लीट हो जाएंगी। आप स्कीम बताइए, सेंट्रल फंडिंग यहाँ 370 खत्म करने से पहले भी आती थी। आप बताइए इनिशिएट क्या किया? आप नई स्कीम बताइए, क्या इनिशिएट किया? आप बताइए गवर्नमेंट मुलाजमत कितनी आई, प्राइवेट इंडस्ट्रीज कितनी आई? आप बताइए यहाँ पे नई डेवलपमेंट वर्क्स कौन से शुरू किए? आप बताइए। लेकिन फिरदौस, आप कह रहे हैं नई स्कीम्स कैसे आई? ये वही पार्टी है ना सर? फिरदौस ये वही पार्टी तो है। अभी कुछ महीने पहले फिरदौस, तभी तो कह रहा हूँ ये वही पार्टी है जिन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था। हाँ फिरदौस साहब, ये वही पार्टी तो है ना जो आपके साथ, जिसके साथ आप गठबंधन में थे। ये झूठी पार्टी नहीं है क्योंकि ये वही झूठी पार्टी है जिसके साथ आप झूठे हो गए थे। फिरदौस साहब, ये वही झूठी पार्टी है जिसके साथ आप झूठे हो गए थे। फिरदौस साहब जरा बताइए ना सर, उस समय कौन सा आपने कौन सी सियासत का चश्मा पहना था सर, जब जिसके साथ गठबंधन किया? अरे फिरदौस साहब, इनके साथ फिरदौस साहब, मैं आपकी बातों से सहमत हो गया। झूठ है। नहीं सुनिए जरा फिरदौस साहब, मैं आपकी बातों से सहमत हो गया। कौन सी इनिशिएट की है? अभी तक बीजेपी ने, हम वो पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं मिला। आप भी सवाल का जवाब दीजिए ना सर। ये वही पार्टी है ना जो झूठी आप पार्टी कह रहे हैं, इसी के साथ आप भी तो झूठे हो गए थे ना सर। कुछ महीने पहले ही आप बरखे पलट के देख लीजिए।
जम्मू कश्मीर की सियासत से आप दोनों गठबंधन में थे, तब नहीं नजर आई थी झूठी पार्टी सर? इन्होंने झूठ की शुरुआत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस पे कागजात पे दस्तखत करके ही शुरू की थी। इन्होंने इस रियासत की आवाम के साथ वादा किया था कि ना 370 हटेगा, सर मीठा मीठा गप्पा कड़वा कड़वा बातचीत होगी, दरअसल पीडीपी के साथ यही है अभी इस वक्त। वापस आएंगे, गवर्नमेंट मुलाजमत मिलेगी, यहाँ पे पीस और डायलॉग शुरू किया जाएगा। इन्होंने तो प्रोसेस, इन्होंने तो वही पार्टी जिसके साथ आपने गठबंधन बनाया, आपने पार्टी के साथ सत्ता में आए, आप मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद ये स्थिति आ गई। राकेश परमार जरा अपना पॉइंट रेज कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे? हमने दानिश इकबाल आ रहा हूँ, मुझे सब आ रहा हूँ, जरा एक एक करके बात करेंगे। हुर्रियत से भी बात की, इन्होंने हमारे हर एजेंडा पे अमल किया, हमने किसी चीज पे कंप्रोमाइज नहीं किया। जब हमारे साथ सरकार थी, इन्होंने हुर्रियत के साथ बात कैसे की? इन्होंने 12,000 स्टोन पैकेट्स को छोड़ने की इजाजत कैसे दी? इन्होंने सीज फायर कैसे करवाया? यही कारण है कि आपका कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो इसको लेकर इनको आज अगर संसद के भीतर इस तरह का बिल लाया जा रहा है कि उस पर बोल सके। सर आप फिरदौस साहब, मैं आ रहा हूँ राकेश, एक सवाल ले लो। फिरदौस साहब, आप वही पार्टी हैं जो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो जम्मू कश्मीर में हैं वो एकजुटता का स्वांग भरती हैं, दम भरती हैं। आप ही वो पार्टी है ना, वो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या तमाम अलग अलग पार्टी एकजुट होकर ही तो चलती नजर आती हैं। हमने देखा भी कैसे बैठकें हुई हैं पूर्व मुख्यमंत्री के घर में, और वहां पर तमाम लोग, वहां फारूक अब्दुल्ला साहब भी दिखे। भारतीय जनता नहीं सुनिए ना, वहां फारूक अब्दुल्ला साहब भी दिखे हमें, अगर हम भारतीय जनता वहां पर मीर वाइज भी दिखे हमें, वहां पर हमें महबूबा मुफ्ती भी मिली। लेकिन आज जब ये बिल लाया जा रहा था तब वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं बोलते नजर आ रहे थे, वहां उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। और अब आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला से पूछे, वो हमसे तो पूछे ही मत। उनको, फारूक अब्दुल्ला साहब को और उनकी जमात को इस बात की वजाहत जो है लोगों के सामने करनी पड़ेगी। वो बहुत बड़े लीडर है, उनकी बहुत बड़ी जमात है। वो आप ये सवाल उनसे पूछिए कि जब गृह मंत्री, मैं वही तो सवाल कर रहा हूं ना सर, तो उनकी जमात की तरफ से रिएक्शन क्या था? वो पार्टी मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं। मैं पीएचजीडी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं इंडिविजुअल नागरिक हूं इस रियासत का। मैं पीडीपी को भी छोड़िए, मैं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब गृह मंत्री वहां पे खड़े होकर बात कर रहे थे कि हमने यहां पे अमन लाया, यहां पे इलेक्शन में कोई नहीं मरा, और उनकी ही हुकूमत में 3 टीनेजर्स को राजौरी के गांव से उठाकर शुपियन में जो है फेक एनकाउंटर में मारा गया। आज एक बाप जो है अपने बेटे की लाश लेने के लिए तरस रहा है और उस पर आपने पीएसए और यूपीए लगा दिया। ये हालत कर दी है आपने। यहाँ पे आज 5 जर्नलिस्ट जो है वो पीएसए के तहत बंद कर दिए गए हैं। आज आपने पॉलिटिकल लीडर मुझे उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। दानिश इकबाल, आपको पीएसए लगाने की क्यों जरूरत पड़ जाती है सर? ये उस वक्त कहां थे जब कश्मीरी पंडितों को मार के वहां से भगाया जा रहा था, जब उनकी आबरू लूटी जा रही थी, बनाया जा रहा था, तब आवाज नहीं निकला था। सर आपने 2014 में क्यों नहीं आवाज उठाई थी? पार्टी की सरकार जो है पंडितों को वहां स्थापित कर रही है। सर मैं अब्दुल जी में सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। हसन साहब कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, तो ये कश्मीरी पंडित कहां से जा रहे? दानिश इकबाल, सवाल क्या है? कश्मीरी पंडित गैस सिलेंडर की बात करते हैं, सवाल पूछते हैं वन क्या होता है, आप कहते हैं कि हम तो पहाड़ा सुनाएंगे। ये 370 की बात करते सुनिए ना सर, इनके पास दानिश इकबाल सवाल तो सुनिए ना सर। बात करो, दानिश इकबाल सवाल का जवाब दीजिएगा। बुधे साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बुधे साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बुधे साहब जवाब सवाल क्या है? मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ये भारतीय जनता की सरकार जम्मू दानिश इकबाल रुकिए जरा, दानिश इकबाल कश्मीरी पंडितों की, राम की
कश्मीरी पंडित कब भगाए गए थे, इनसे ये सवाल पूछिए ना। सरकार किसकी थी? क्या 2014 से पहले क्या आपने कभी उनके लिए लोकसभा में कोई? मैं वहां नहीं जा रहा हूँ सर, कश्मीरी पंडितों में जा ही नहीं रहे अभी हम। राकेश जी क्या पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं? जब भी आप बात करिए ना, आप जब भी नहीं वही चीज है ना सर। राकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? जिस मुद्दे पर बात हो रही है ना उस पर रहे ना, दानिश इकबाल उस पर रहे। मैं पॉइंट सुनिए, मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। राकेश जी देखिए, मैं फिरोज भाईजान के पहले बात करूंगा। अमित शाह के इस बात पर आपको एतराज है कि फुटबॉल और वॉलीबॉल का किट बांटना डेवलपमेंट नहीं है। कम से कम स्कूल के बच्चों में पत्थर रखने से तो ज्यादा बढ़िया कि फुटबॉल क्रिकेट की थैली दिया जाए, वो तो ज्यादा बढ़िया डेवलपमेंट। मैं तो दुआ करूंगा कि जिनके थैलों में पत्थर हुआ करता था उनके थैलों में आज क्रिकेट और फुटबॉल का है। जम्मू कश्मीर से पहली महिला पायलट बनी हुई है जम्मू राकेश जी मैं आगे मैं इसका जवाब लूं। मुझे बहुत अच्छा लगता सर अगर आप दोनों पक्ष की तरफ से अगर आप पॉइंट को रखते, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर यहाँ बैठे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके वरिष्ठ पत्रकार की जगह मुझे बीजेपी का प्रवक्ता लगवाना चाहिए था। नहीं ऐसा ना प्रतीत हो ना सर, सिर्फ मुझे ना लगे, पूरे देश को ना लगे ना सर, ऐसा प्रतीत ना हो। मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इसलिए मैंने कहा। करने से पहले 20 में लोग चपक पड़ते हैं, तब तक भाजपा का टैग लग जाता है। बोलिए राकेश जी बोलिए। पहले भाजपा का टैग लग जाता है ना भाई। राकेश जी हाँ बात रखिए अपनी। राकेश जी मेरे मित्र से ये सवाल पूछिए, 5 अगस्त को इन्होंने कहा था कि पिछले अगले 6 महीने में 50,000 रोजगार दिए जाएंगे। क्या उनको वो रोजगार दिए गए? क्या उनमें से 5 रोजगार भी दिए गए अभी तक? हेलो जी आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ ठीक है दानिश इकबाल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, रोजगार का जिक्र कर रहे हैं। दानिश इकबाल मुझे एक बात बताइए, दानिश इकबाल आप जिक्र कर रहे हैं 17 महीने 70 साल आपने क्या किया, तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे IIT जम्मू का निर्माण चल रहा है, बातचीत चल रही है, काम चल रहा है, 2 एम्स बनना उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया, बनिहाल सुरंग भी खुलेगी, शुरू हो गई है। हाँ बनिहाल सुरंग भी बन जाएगी। ये लेकिन ये प्रोजेक्ट कब तक बनेंगे और किसके थे सर? ये क्या विकास करेंगे सर? हमारा भारत आज अंतरिक्ष में छलांग लगा रहा है और ये राम मंदिर से और गाय से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ये क्या जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे? अरे भैया 70 साल क्या किया आपने? 70 साल क्या किया आपने? जम्मू कश्मीर को जो है जिहादियों के लिए मुफीद बनाने का काम किसने किया? जम्मू कश्मीर की जमीन को जहन्नम बनाने का काम किसने किया? जम्मू कश्मीर के साथ किसने मजाक किया? जम्मू कश्मीर के जो है अलगाववादी नेता वो किसने बात बनाया? जम्मू कश्मीर में के लोग जो है, जो ये PDP के लोग बैठे हुए हैं, ये जो फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, कौन पाकिस्तान परस्त है? कौन चाइना को बता करके वहां से धारा 370 को जो है दोबारा लागू करना चाहता है? ये तो आप लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है, काम किया है। 17 महीने हुए हैं, 17 महीने। थोड़ा धैर्य रखिए, स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। 17 महीने हुए हैं, कब दिया जाएगा सर? कब दिया जाएगा? 17 महीने हुए, कब दिया जाएगा? 70 साल 70 क्या 5 रोजगार भी किसी फिरदौस साहब दिए गए हैं क्या? उम्मीद है आपको बेहतर कश्मीर की और? देखिए आजम साहब, मैं हेलो जी आ रहा हूं, डिसअपॉइंटेड ही नहीं हूं, बल्कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे और 10 साल केंद्र की सरकार रहे, बीजेपी रहे, लेकिन यकीन मानिए रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जो हो रहा है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, जो इस वक्त किया जा रहा है, हर आवाज़ को दबाया जा रहा है, किसी को बोलने की आज़ादी नहीं, किसी को सांस लेने की आज़ादी नहीं, हर चीज़, हर दरवाज़ा जो है बंद किया जा रहा है। यहाँ पे इवन आप सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, यकीन मानिए जो लावा अंदर से पनप रहा है, वो लावा जब फूटेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जो इस मुल्क का झंडा उठाने के लिए और इस मुल्क के लिए जान देने के लिए इस रियासत में काम कर रहे हैं, हम में से ये लावा का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? किसी को है
अगर परेशानी किसी को है तो उनको परेशानी है, ये नेताओं को। अब यहाँ पर आप पीडीपी के लोगों को परेशानी है, जो पाकिस्तान ये लोग शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में दबा के अगर ये मानते हैं कि सब कुछ ठीक है, अगर शुतुरमुर्ग की तरह कुछ ठीक है तो मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं हम यहाँ पे हैं, इस मुल्क का हिस्सा है, ये मुल्क हमारा है, न हम इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे न रियासत को छोड़ के जाएंगे। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, लेकिन यकीन रखिए जो बीज आप नफरत के बो रहे हैं इस मुल्क में, जो डेस्परेशन आप युवा पीढ़ी में ला रहे हैं, आप यकीन मानिए इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। आज वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग हिंदी के अखबार पकड़ के तकरीरें करना शुरू करते हो, जमीन से आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको ग्राउंड सिचुएशन कुछ पता नहीं है और आप दिल्ली में बैठ के तकरीरें करते हैं। आप इनसे सिर्फ इतना पूछिए कि पिछले कश्मीर के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कश्मीर एक्सपोर्ट वो लोग बैठे हैं जो कश्मीर कभी आए नहीं है, जिनको ग्राउंड सिचुएशन का एबीसी भी वाजिब सवाल है, बैठे हुए हैं। वाजिब सवाल है कि आप जमीनी हकीकत को समझ ही नहीं रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिल्ली में बैठकर इसका निर्देश दिया जा रहा है, इसकी तहकीकात की जा रही है, इसको महसूस किया जा रहा है। दिल्ली में बैठकर आप महसूस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाज किस तरह से विचलित है, किस तरह से परेशान है, क्या उसको जहन में वो आप लोग नहीं सोच रहे हैं। देखिए, जो पहली सरकार थी, अटल जी की जो सरकार थी, उन्होंने कहा था जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, उसी को आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो है जमीन पे लेकर के आ रही। वहां जमहूरियत भी बहाल कर रही है, इंसानियत भी वहां पे, और कश्मीरियत की जो मोहब्बत है इंसानियत तो इतनी जबरदस्त है कि एक बाप अपने बेटे की लाश वापस मांग रहा है और इन लोगों ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसको हिरासत में डाल दिया। ये इनकी इंसानियत और इनकी जमहूरियत है, इनकी इंसानियत और जमहूरियत इतनी जबरदस्त है कि 3 युवाओं को नौशेरा से रजौरी से उठाकर शुपिया में मार दिया जाता है। ये इनकी इंसानियत है, ये इंसानियत है कि यहाँ पे 12,000 लोगों हटाने के बाद, लेकिन सवाल तो यही है ना, सवाल ये है कि आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। राकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं, पॉइंट रेज कीजिए अपना। जनता को समझ में आता है, जनता को समझ में आता है, समझ में नहीं आ रहा है। वही चीज समझ रहा है ना सर, नहीं बोलते। मेरा ये कहने का मतलब है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोग भाजपा के पक्ष में वोट दें या विपक्ष में वोट दें। राजस्थान में भाजपा की सरकार हटा दी गई, हरियाणा में करीब करीब भाजपा बेदखल है, बिहार में भी भाजपा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वहां के लोगों ने नहीं कहा कि अब झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। अब इस बात पर आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कहेंगे तो मुझे ऐतराज है। आप मुझे भारत का प्रवक्ता कहें, भारत देश का प्रवक्ता कहें, हिंदुस्तान का प्रवक्ता कहिए। देखिए, कोरोना काल में सारे बिहार के लोग पैदल गए, भूखों मरे, कितने लोगों ने अपने कंधे पर अपने बुजुर्गों का लाश उठा करके गए। एक भी आदमी नहीं कहा कि इस देश से मुझे ऐतराज है। अगर ये कहने पर आप मुझे भाजपा का प्रवक्ता कहेंगे तो मुझे खुशी है कि आप मुझे भाजपा नहीं भारत का प्रवक्ता कहें। पीडीपी के साथ बड़ा ऐतराज है। पीडीपी की महबूबा जी ने कहा था कि 370 के बाद तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं। 5 बार आपको तिरंगे को ऐतराज क्यों है? अगर कोई तिरंगे के पक्ष में आप बीजेपी प्रवक्ता कहेंगे, मुझे खुशी है कि आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कहें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पीडीपी के वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि तिरंगा उठाने की बात अभी वहां के लोगों ने मतदान के माध्यम से दे दिया। अब वहां पर आपका पॉइंट आया। मैं फिरदौस से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। फिरदौस आ रहा हूँ मैं आपके पास। फिरदौस देखिए, जो आज गृह मंत्री ने बोला है उसमें भी तो पॉइंट है ना। उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोने तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रेन पहुंचे, और हमने बाकायदा उन्होंने आंकड़े दिए हैं। उन्होंने कहा पनबिजली परियोजना में हमने 3,490 मेगावाट पर काम किया है, 3,57,000 परिवारों को बिजली दी गई है, 8 लाख छात्रों को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जा रही है, साल 2022 तक कश्मीर को रेल सेवा से जोड़ने का काम किया जाएगा। तो अगर इस बात का जिक्र हो रहा है, आप लोगों को खुश होना चाहिए।
कश्मीर की आवाम होने के नाते आप लोगों को खुश होना नहीं चाहिए? यही तो दिक्कत है। लेकिन जमीनी स्तर पे जाकर के देखिए ना सर, मिल रहा है कि नहीं लोगों को, स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति मिल पा रही है या नहीं? बिजली प्रोजेक्ट्स का अमित शाह साहब ने जिक्र किया, मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं। किश्तवाड़ में 3 प्रोजेक्टों का उन्होंने जिक्र किया। ये तीनों प्रोजेक्ट जो है, और सावला कोट जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, और एक उड़ी सेकंड का जो कश्मीर में है, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये पिछले 15 साल से पाइपलाइन में है। और इसमें से 2 प्रोजेक्ट्स का जो टेंडर हुआ था वो हमारी गवर्नमेंट से पहले हुआ था। हमारी गवर्नमेंट के दौरान 2 और पावर प्रोजेक्ट का जो है वो टेंडर हुआ। अब ये जो है वो टेंडर अलॉट हुआ, अब उसमें से एक प्रोजेक्ट पे नया काम शुरू हो रहा है। आप ये कह रहे हैं यही तो दिक्कत है, ये लोगों को हुआ है। ये ठीक है भूदेव साहब, ये तो पहले से ही है। आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप ट्रेन की बात कर रहे हैं। ट्रेन पे 2006 में काम लगा हुआ है। 2006 से कश्मीर जम्मू रेलवे लाइन का काम चल रहा है। और ये किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ना कि नया क्या है इसमें। ये आरोप लगता है आप 370 के खत्म करने का ये कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज आएगी। देखिए हसन साहब सबसे बड़ा झूठ, देखिए मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा, सबसे बड़ा झूठ जो बार बार कहा जा रहा है, सबसे बड़ा झूठ जो बार बार कहा जा रहा है, सबसे बड़ा झूठ जो बार बार कहा जा रहा है कि 370 खत्म होने से पहले यहां पे इंडस्ट्री को लैंड अलॉट नहीं हो सकती थी। हमने प्रोविजन खत्म किया, अब बाहर की इंडस्ट्री लग सकती है। ये सबसे बड़ा झूठ है। यहां के लैंड लॉज के मुताबिक यहां पे बाहर की इंडस्ट्री, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज है जम्मू कश्मीर में लगी है और उनके पास लैंड अवेलेबल है। यहां पे प्रोविजन 99 ईयर की लीज मिलती थी। यहां पे इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं लगी क्योंकि यहाँ पे शांति नहीं है। वो शांति आज भी नहीं है और वो शांति बहाल नहीं हो पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए इस मुद्दे पर। लेकिन गृह मंत्री ने एक तरह से ये तो बोल दिया है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में और बेहतर करने की कोशिश केंद्र सरकार की लगातार हो रही है। लेकिन जमीन स्तर पर अगर हम देखें, जाके जमीनी हकीकत को अगर हम देखें तो वहां की आवाम ये कहती नजर आ रही है कि अभी बेहतर नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत सारी आवाम ये भी कह रही है कि हां सब कुछ अच्छा है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ और बेहतर होता है जम्मू कश्मीर के लिए। मुझे इजाजत दीजिए और बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें लगातार जारी।